थर्ड, मोर देन वन थर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये एंगस मेडिसन की एक बुक है, वर्ड्स इकोनॉमिस्ट, अब मिलेनियम पर्सपेक्टिव करके आप इसको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। और ये कोई भारतीय नहीं है, ये भारत ने इनको खरीदा नहीं था जो कि स्टेटमेंट देंगे भारत के लिए। इनको एक प्रोजेक्ट मिला था, जो प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया। उन्होंने बताया कि भारत फर्स्ट एडी से लेके 70-50 तक, 1750 तक भारत नंबर वन रहा है। 1750 में भी भारत की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो तो 23%। इवन इतने सारे फेजेस को झेलने के बाद भी हमारा कंट्रीब्यूशन 70-50 में 23% था, जो कि वर्ल्ड की जीडीपी का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एंगस मेडिसन की एक रिपोर्ट कहती है, जो ओईसीडी में उन्होंने सबमिट की थी। और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट आप सबके सामने रखी। ये 1750 तक हम नंबर वन रहे, उसके बाद क्या हुआ इंडिया को? या ये जीडीपी फर्स्ट एडी में हम 34% कंट्रीब्यूशन करते थे, उसके बीच का दौर ये ऐसे, मतलब ये डाउनफॉल क्यों हुआ? तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से मैं सब तरफ तो आपका ध्यान नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ जो ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनको मैं जरूर आपके सामने शेयर करूंगा, वो शेयर करता हूं मैं आपके साथ। इंडिया में हमने लगभग 1000 साल से ज्यादा तो गुलामी का फेस झेला है, जिसमें हमारे यहाँ तुर्की आए, पर्शियन आए, अफगानी आए, मिडिल ईस्ट से आए। इन सब ने भारत को लूटा ही। हम देखते हैं कि सोमनाथ टेम्पल से 20 करोड़ रुपीज लेके, उसके अलावा गोल्ड, ज्वेलरी, ऑल द आइटम्स, दे लूटेड अस, दे लूटेड अस। और ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने हमको लूटा है। जब चंद्रयान 3 यहाँ से भारत ने लॉन्च किया था, उस समय ट्रेंड चला था कि एक ट्रेंड चला था, ट्रेंड ये था कि $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन जो इंडिया से हमने लूटे हैं, वो हमको वापस करने चाहिए। ऐसा एक ट्रेंड चंद्रयान 3 के समय सोशल मीडिया पर रन हुआ था कि हमने जो इंडिया से लूटा है वो हमको वापस करना चाहिए। वी शुड हैव बैक टू इंडिया $45 ट्रिलियन विच वी हैव लूटेड फ्रॉम देम। ये मैं नहीं कर रहा, ये उस समय का स्टेटस है जब चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ था। तो हम क्या थे और हम क्या हैं आज की डेट में सबको पता है। उसके बाद हमने बहुत सारे फेजेस झेले, गौरी आए, गुलाम आए, तुगलक आए, गजनवी आए, मुगल आए, खिलजी आए, सैयद आए, लोधी आए, इन सब ने हमको लूटा। लेकिन फिर भी इंडिया ने, फिर भी भारत ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखा। वो स्ट्रेंथ क्या है? वो हमारे मन को कभी नहीं तोड़ पाए। उन्होंने हमें लूटा, उन्होंने हमें इतना टॉर्चर किया कि हम सब कुछ, अपनी कल्चर, अपने रिलीजन, अपने सब कुछ भूल के उनके गुलाम बन गए। लेकिन हमने एक चीज नहीं छोड़ी, होप। जो उम्मीद थी हमें अपने आप से कि हाँ, हम से जो लूटा गया है वो कहते हैं कि वो भौतिक वस्तु हो सकती है जो उन्होंने लूटी है, लेकिन जो हमारे अंदर है वो हमसे वो कभी नहीं छीन सकते। एक समय था जब इंडिया में कपास हुआ करती थी। कपास हमारे जनरली खेतों में होती है, कपास की खेती सभी ने सुनी होगी, आप सभी ने। कपास की खेती हुआ करती थी। तो एक अंग्रेज आया, अंग्रेज इंडिया में देखता है कि ओह, दे ग्रोइंग सीड्स ऑन द ट्रीज, कि वो मतलब भेड़ों को पेड़ों पे उगा रहे हैं। क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि कपास कहाँ से आता है, उनको तो केवल कपास भेड़ों से ही मिलता है। दे दे सेड दिस, द इंडियंस आर ग्रोइंग सीड्स ऑन द ट्रीज, कि भारतीय जो है पागल हो गए हैं, भारतीय पेड़ों पे भेड़ उगा रहे हैं। जबकि उनको आइडिया ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर कपास की खेती कितने लंबे समय से चली आ रही है। उनको केवल इतना आइडिया है कि हमें जो कपास मिलती है वो केवल भेड़ से मिलती है, भेड़ के जो हेयर होते हैं उनसे मिलती है। तो भारत के पास क्या है ये आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी चीजें देखोगे तो
उन सारी खुदाइयों में हम सबको वो चीजें मिली हैं जिसमें जस्टिफाई होता है कि वी वर एट द फर्स्ट प्लेस ऑन दैट टाइम, और हम उसी ओर मुड़ रहे हैं। आज की डेट में हम सबसे ज्यादा पावरफुल किसको मानते हैं? यूएस को। अमेरिका को आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं, लेकिन उसके पीछे आपके लॉजिक अगर आप थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो डॉलर 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 खेल के सारी कंट्रीज पर अपना हुकूमत जगह जमाने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि हम नंबर वन है, हम पावरफुल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके उनके ऊपर इतना डेट है कि आपको आइडिया भी नहीं है। वो इतने कर्ज से डूबे हुए हैं, आपको आइडिया नहीं, लेकिन उनके पास क्या है कि एक फेम मिल गया है, वो उनके पास चल रहा है बराबर। हम क्या थे? हम दुनिया के सबसे बड़े स्टील के एक्सपोर्टर थे। यहाँ की जो स्टील है वो एक्सपोर्ट होती थी, उससे तलवारें बनती थी जो दुनिया भर में सप्लाई होती थी। तो आज का इतिहास नहीं है भारत का। भारत का इतिहास बहुत लंबे समय का इतिहास है जो कि हम भूल चुके थे। हमने उसको अब रिमाइंड किया है, हमने उसको रिकॉल किया है कि हाँ, हमसे सब कुछ लूटी, लेकिन जो हमारे पास है वो क्या है? वो हमारे पास हमारे मॉरल, जो वो कभी नहीं तोड़ सकते थे, कभी भी नहीं तोड़ सकते थे। आज हमने उसको दोबारा से जीवंत किया है, तो हम उस ओर लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। वो पैराडॉक्स क्या है कि अभी मैंने जैसे आप सबसे पूछा कि हमारे बीच में कितने ऐसे ऑडियंस है जिसमें एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनने का ललक है, या फिर उनके अंदर ये जज्बा है कि हाँ वो कर सकते हैं। तो नंबर मेरे को सामने निकल के आया कि मतलब 10 ऐसे नंबर थे आउट ऑफ 50-60। तो ये भी मैं सैल्यूट करूंगा उनको कि इन्होंने इतना करेज किया है, दे करेज टू शो देयर इंटेंशन। पैराडॉक्स की बात करता हूँ मैं। पैराडॉक्स क्या है कि आज की डेट में हम वो जो 1835 में एक लॉर्ड मैकाले करके एक अंग्रेज है, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस समय नई शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती थी, वो लॉन्च की 1835 में। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि जो सबसे बेटर लाइफस्टाइल है उसकी, वो है नौकर, माने सर्वेंट, यानी कि जॉब, यानी कि जो नौकरी कर रहा है वो सबसे उत्तम है, वो सबसे बेस्ट है। और उसमें भी जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो सबसे ऊपर है, प्राइवेट वाले से भी ऊपर है सरकारी नौकरी करने वाला। तो वो बात हमारे जहन में बैठी क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार थी, और जो अंग्रेजों की सरकार के उस समय नौकर थे उनका पद ऊपर था, और बाकी सारे लोग उनके नीचे काम करते थे। और जो उस अंग्रेजी सरकार में उस समय नौकरी पर थे वो सबसे ऊपर थे क्योंकि वो अफसर थे। तो वो धारणा, वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आज भी रन कर रहा है, तो हमको उसको ब्रेक करना है। उसके पीछे उनका सबसे बड़ा लॉजिक ये था। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये सब क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके पीछे एक लॉजिक है, आपको शायद समझ में आएगा। उन्होंने हमारे अंदर जो ये कॉन्सेप्ट डाला कि जो सरकारी नौकरी है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर भारत यही करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगर भारत ही सब कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे। इस बीच में उन्होंने वो कॉन्सेप्ट डाला, और वो उनकी थ्योरी रही उस समय की थ्योरी। वो थ्योरी क्या थी? थ्योरी ये थी कि स्किन तो भारतीयों की होगी, मतलब बाई बॉडी तो वो आपको लगेंगे कि भारतीय हैं, लेकिन अंदर से वो एक गोरे होंगे, अंग्रेज होंगे। वो कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला, वही कॉन्सेप्ट आज हमारे बीच में चल रहा है। हम जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, और उसमें भी हम गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी देते हैं। आज की डेट में वी आर नॉट अ एम्प्लॉय, वी आर नॉट अ सर्वेंट। वो कॉन्सेप्ट हमको तोड़ना पड़ेगा, उस पैराडॉक्स हमको बाहर आना पड़ेगा। हम जाते हैं, हम कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ से नौकरी करने के बाद मैं एमबीए करूंगा, बीबीए करूंगा, ये करूंगा, बीकॉम करूंगा, और उसके बाद मैं अच्छा प्लेसमेंट लेके जाऊंगा एक कंपनी में। फिर भी क्या करेंगे? रहेंगे तो फिर भी एक नौकर ना, जो कि कंसेप्ट हमारे दिमाग में डाला गया पहले से। तो उस पैराडॉक्स को तोड़ना है, उस पैराडॉक्स को और स्टैंडर्ड देने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो इकोसिस्टम अब तक डेवलप कर रखा था हमने, वो है कि अरे तू क्या नौकरी करेगा, तेरे बाप दादों ने कभी नौकरी करी, तू नौकरी करेगा। वही
बात करते हैं कि परिवार वालों में, अरे कि तेरे बाप दादा ने नौकरी करी जो तू करवे चला हुआ है? बाप ने कबू हलते बातें बाकी अलावा कुछ काम ना करो, तू है कि जे बिजनेस करे हो, ते हाथों को खेलना है। इस तरीके से ये सारे ट्रेंड रूरल एरिया में, अपने जहाँ भी अर्बन एरिया में वहां पर रहते हैं, कि वो क्योंकि एक पैराडॉक्स है जो अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया है। तो मैं उसी ओर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैराडॉक्स है, जब तक हम नहीं तोड़ेंगे इस मिथ को कि नौकरी ही सब कुछ है, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमको उस समय डाला गया था। और इंडिया वो भारत नहीं है जो पिछले, जो इतिहास में आपने पढ़ा है वो भारत बिल्कुल भी नहीं है। जो इतिहास आपने और हमने पढ़ा है वो आज की डेट में भारत न कभी था, न है, न रहेगा। भारत वो है जो आपने कभी इसको जाना ही नहीं। जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं पहले कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, या किसी के माध्यम से कहीं देखी होगी। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि आपने बात पढ़ी होगी। अगर आप पढ़ी होगी तो आपने उसको बिलीव नहीं किया होगा। लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूँ, और पूरे ठोस गवाह के साथ कह सकता हूँ कि आप जाइए, पढ़िए, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको पढ़िए। आपको इनके, मेरे सवाल के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। तो वो हमारे अंदर जो एंथुसियाज्म है, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो एंटरप्राइजिंग है, वो कभी हमसे छीन नहीं पाए। बस वो बात अलग थी कि वो हमारे अंदर दबा रहा उस टॉर्चर फेज के चलते। लेकिन आज हम उससे बाहर आ गए। आज हम केवल गूगल, आईबीएम, एमएस, ये लॉट्स ऑफ कंपनीज को रन करने के साथ साथ इनके मालिक भी हुए हैं। मुझे आपके साथ ये बात शेयर करने में बड़ा प्राउड फील होता है कि जो कंपनी जिसने हम पर 150 साल से ज्यादा शासन किया, जो हमारे पूरे कल्चर को, जो हमारे पूरा कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज वो एक भारतीय ने खरीद लिया है जिसका नाम है संजीव मेहता। तो भारत बदल रहा है। इंग्लैंड जिसने जिसने हम पर शासन किया, आज उसका प्राइम मिनिस्टर एक भारतीय है। तो वी फील प्राउड। हम वो भारत नहीं है जो हमने इतिहास में पढ़ा है कि नौकर थे, गुलाम थे, ये था, वो था। हम वो नहीं है। हम वो हैं, हमने दुनिया को दिया है और देते आए हैं। ये पहले की बात है, ठीक है, बिलीव नहीं करते, छोड़ दो इसको, नहीं बिलीव करते। कोविड तो हम सबने देखा है ना, कोविड हम सबने देखा है। 2 साल हुई हैं, ऐसा नहीं कि 20 साल हुई है, ज्यादा लंबा समय है। हमने दुनिया को वैक्सीन दी। जो खरीद सकता हेलो। था उसको बेच गुड के इवनिंग दी। मैम। मैम मैं मुद्दे अग्रवाल व्यापार बात नहीं कर रहा हूँ किया, शहीद भगत नॉमिनल सिंह कॉलेज चार्जेस यूनिवर्सिटी दिए। ऑफ दिल्ली से। हाँ जो मैम, कोई नहीं दे आपका पाया भी वो सेशन भारत है तो नहीं हम है। और जो लोग एक नहीं दे फॉर्मल सकता कॉल था, था, जो देश इनविटेशन के पेमेंट लिए। नहीं कर सकता था, फ्री ऑफ कॉस्ट तो दिया। मैम प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक आपकी टीम को शेयर कर दिया, आपको भी मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है, हमने एक सिंगल थैंक पेनी यू भी मैम, नहीं ली थैंक उनसे। यू। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कल्चर है, हम देते आए हैं, आज पहली बार नहीं है। तो वो भारत है। हमको अपने अंदर के भारत को, हमें अपने अंदर के जो जुनून है ना उसको बाहर लाना पड़ेगा। अब वो पैराडॉक्स आपको दोबारा से पीछे ढकेल देता है कि अरे तू क्या बिजनेस करेगा, तेरे तो कभी बाप दादों ने नहीं करा बिजनेस। तो वो कंसेप्ट हमको ब्रेक करना पड़ेगा। बात करते हैं कि हमारे पास आइडिया होता है, ठीक है, अच्छी बात है, हम थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं इसमें, इस पैराडॉक्स से जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आते हैं, वो फिर एक जगह वो फिर एक जगह फेस करते हैं इस चीज को। वो फेस क्या करते हैं? वो फेस ये करते हैं कि ठीक है, आइडिया वो लाए हैं लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। दे वांट टू शेयर देयर ओन आइडिया विद एनी अदर। वो सोचते हैं कि मेरा आइडिया है, ये चुरा लेगा, इस पे काम कर लेगा और मैं वहीं कहीं रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है। जो भी आपके पास आइडिया है, आप उसको बाहर लेके आइए, आप उसको ऑन पेपर लाइए, आप उसका एक
ड्राफ्ट तैयार कीजिए, आप उसका एक प्रपोजल तैयार कीजिए, आप लेकर आइए अपने आइडिया को और प्रेजेंट कीजिए कहीं भी, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने उस इकोसिस्टम के साथ जिसमें आप रहते हैं। आप उस आइडिया को दीजिए, वो आइडिया उनके पास जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जहां पर आइडिया आपका, वो कहते हैं कि ठीक है जी, आपका आइडिया फिजिबल नहीं है, आप इस पर काम मत करो, बंद कर दो, ये हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है? जो आपसे स्टेटमेंट बोल रहा है ना, आप उससे कभी बात ये पूछना मत कि मैं आगे क्या करूं इसमें, बदल दो उसको। एक थ्योरी कही है, एक बड़े अच्छे यूनिकॉर्न चलाते हैं, आशीष महापात्रा जी, नाम शायद आपने सुना होगा। आज उनके कई सारे यूनिकॉर्न्स चल रहे हैं इंडिया में। दे गॉट 73 रिजेक्शंस ऑफ द आइडिया। 73 रिजेक्शन उनके आइडिया को मिले थे, लेकिन वो फिर भी हार उन्होंने नहीं मानी। वो बैक टू बैक उस पर काम करते रहे, बैक टू बैक उस पर काम करते रहे, और सक्सीड पर्सन है। हाँ, आज मैं उनका नाम आप सबके सामने ले रहा हूँ एक ओपन प्लेटफॉर्म पे। तो वो क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने काम किया है। वो एक ऐसे आइडिया को लेकर चले जिस पर वो काम करते रहे कॉन्स्टेंटली। तो आज वही हमें करना है। थिंक बिग, थिंक बिग, और उस पर काम करो। उस आइडिया पर काम करना है हमको। जो भी हमारे पास है, जिस आइडिया को हमने जहां कहीं से देखा है, सुना है, हम उस पर काम कर सकते हैं, उस आइडिया पर आपको काम करना है। उस आइडिया को ही आपको एक एंटरप्रो बनाएगा, वो आइडिया आपको एक, वही आइडिया। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपके सामने भी। जो लड़ने की क्षमता रखता है, उसको कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार उसकी हार में ही जीत होती है। एक लाइन कही जाती है, जो तूफानों में चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो तूफानों में चलते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि वो उनकी असफलता में भी हार है। और कहा जाता है कि जिसने मान लिया वो हार गया, और जिसने ठान लिया वो जीत गया। जिसने मान लिया वो हार गया, जिसने ठान लिया वो जीत गया। तो इसलिए उस तूफान में आगे बढ़िए, उस आइडिया को आगे लेकर आइए, बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जो कभी डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे, सिमोन पेरेस करके उनका नाम है, आजकल तो वो नहीं है, चले गए। एक दौर था जब इजराइल में ना पानी था ना अनाज था, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी, अकाल जैसा पड़ गया था। उस दौर में भी उन्होंने एयरफोर्स का गठन किया और डिफेंस मिनिस्टर हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए। उनसे एक इंटरव्यू पूछा गया कि आपको कोई अपनी लाइफ में रिग्रेट है क्या? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हाँ, मुझे रिग्रेट है। बोले कि आपको क्या रिग्रेट, आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, और एक ऐसे पावरफुल कंट्री के जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है, इजराइल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी भी चर्चा में, वो पहले भी चर्चा में रहा है। 14 अरब कंट्रीज के बीच में अकेला सबसे लोहा लेता है, यू ऑल नो दिस। और उसका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हाँ, मुझे अफसोस है। तो पूछा गया क्या अफसोस है आपको, तो उन्होंने बताया, आई शुड हैव थिंक बिगर, मैं कुछ और बड़ा सोचता, तो काश मैं वो बड़ा कर पाता। एक ऐसा इजराइल देश जहां पर 926 में से 212 नोबेल प्राइज जिस कंट्री के पास है, आउट ऑफ 926 दे गॉट 212 नोबेल प्राइजेस। उस प्राइम मिनिस्टर को ये अफसोस है कि मैं कुछ और बड़ा सोच सकता था। नैनो टेक्नोलॉजी में कितना आगे हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी उस देश का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं कुछ और बड़ा सोच सकता था। तो उस बात को मैं आपके सामने कह रहा हूँ। उनका एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें वो कहते हैं, देयर इज नो रूम्स फॉर स्मॉल ड्रीम्स, देयर इज नो रूम्स फॉर स्मॉल ड्रीम्स, थिंक बिग, बड़ा सोचिए।
स्टार्टअप है आपके पास, कोई आइडिया है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर, आप उसको लाइए, एक्सपर्ट के पास जाइए, और अगर एक्सपर्ट आपको नहीं समझ में आता तो दूसरे एक्सपर्ट के पास जाइए। अपने आइडिया को मत छोड़िए, आप अपने आइडिया पर काम कीजिए, अपने आइडिया को कभी मत छोड़िए, अपने आइडिया पे काम कीजिए, और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि वो आइडिया आपका एक दिन आपको एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। मैं बात करता हूँ इकोसिस्टम की, जहां पर आप अपने आइडिया को आपको लेके जा सकते हो। IIC, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, जो कि आप सभी की नॉलेज में है, जो आपके कॉलेज में चैप्टर स्टार्ट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ये सीधे आपके आइडिया को इनक्यूबेट करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, आपके आइडिया को ये सीधा इनक्यूबेट करते हैं। इनका खुद का इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां पर आपका आइडिया, उस आइडिया को आप अच्छे से तैयार कीजिए और इनको दीजिए। मिनिस्ट्री आपको फंडिंग देगी, एक पैसा आपके एंटरप्रेन्योर में वो एक पैसे का शेयर नहीं मांगेंगे आपसे, आप केवल स्टार्ट कीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है उद्यमोदय फाउंडेशन, जो इसके लिए काम करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अलग से सेटअप बना रखा है इसका, उद्यमोदय फाउंडेशन के नाम से। वो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पर काम करता है सारे कॉलेजेस के लिए। समर्थ भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैरियर डेवलपमेंट सेंटर, जो आपके कॉलेज में है, जो बड़े अच्छे लेवल से पूरी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में काम कर रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर काम कर रहा है। आप वहां जा सकते हैं। और ठीक है, आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जाने से कतराते हैं या डरते हैं या फिर हिचकिचाते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता कि सर के पास आइडिया लेके जाऊंगा, सर पता नहीं क्या बोलेंगे। सर कुछ नहीं बोलेंगे, सर आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपका अप्रेजल करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे कि हाँ जी बहुत अच्छा करा है आपने, आप आइडिया लेकर आए हो, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आप अपने आइडिया को लेकर आइए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग आइडिया ना, तो आपको फंडिंग के लिए भी किसी के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ती। हाँ, अगर फंडिंग के लिए जरूरत पड़ रही है तो बहुत सारे वेंचर कैपिटल्स हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा ले लेके घूम रहे हैं कि हमें कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते। तो अपना आइडिया लेकर आइए, तैयार होके आइए, तैयार होके आइए, अपने आइडिया को लेकर आइए। हमारे अंदर वो जुनून है जो किसी के पास नहीं है। ये मैंने आपको इतने सारे इस पूरे सेशन में यही बताया। हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन है जो किसी के पास नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा है जो किसी के पास नहीं है, हमारे अंदर वो आइडियाज हैं जो किसी के पास नहीं है। तो लेकर आइए, हम बैठे हुए हैं। यू सेड हैव अ करेज ऑफ कन्विक्शन। आप लेकर आइए अपने आइडिया को, आप प्रेजेंट कीजिए। वी आर हियर, हम यही हैं, आपके इंतजार में। एक हरवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी कविता है। क्या होता है कि हम कोई आइडिया लेकर जाते हैं और फिर वहीं से वापस हो जाते हैं कि नहीं मेरा आइडिया काम नहीं कर पाएगा, सर ने भी मना कर दिया है, इसने, मेरा दोस्त है, इसने भी मेरा मना कर दिया कि नहीं ये फीजिबल नहीं है, वहां गया था वहां भी मना कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे आइडिया को लेकर। तो हरवंश राय जी कहते हैं, क्या कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा हरवंश राय जी बच्चन ने कहा है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मोटिवेटर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेक दैट वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. Swami Vivekananda quoted this, so we have to think about it. हमको सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है वो हमें अपने लिए नहीं, आप ठीक है नहीं करना चाहते, भारत के लिए कीजिए, क्योंकि दुनिया भारत की ओर देख रही है, और दुनिया भारत की ओर इसलिए देख रही है क्योंकि हम वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत
सबसे युवा देश है और ये युवा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज है 5 साल बाद नहीं रहेगा, 10 साल बाद नहीं रहेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो युवा देश है। भारत जवान है, अभी तो बढ़ रहा है, अभी जन्म ले रहा है, अभी ये बढ़ेगा, फिर इसकी ग्रोथ होगी, फिर एक स्टेज पे आएगा, तो इसमें बहुत लंबा समय। हमने इसी वजह से, भारत सरकार ने इसी वजह से एक स्टेटमेंट दिया है कि हम, स्टेटमेंट नहीं है, वो डिटर्मिनेशन है भारत सरकार का, 2047 तक वी विल अ डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया को दिखाएंगे। अब अगली पैराग्राफ के आगे कहते हैं कि इफ इन अ डे you do not have come across a problem, then be rest assured. Then be rest assured you are traveling a wrong path. So think of it. I request to all, just think of it. अपना आइडिया लेकर आइए और भारत को भारत बनाइए। नमस्कार। Any question from the audience? I'm sorry, I was on mute. Thank you so much, sir, for your inspiring and enlightening words. We have all gained so much from your experience and insights. Now, we open the floor for a quick 5-minute question and answer session. If you have any question, please feel free to ask it in the chat box itself. Yes, thank you, Body Didi, please. some student asked the question. Hello. Yeah, Mudit. Mudit का क्वेश्चन है, सर हाउ एंटरप्रेन्योर्स गेन कॉन्फिडेंस हाँ आफ्टर। सर 5 मिनट्स का ये Q&A सेशन है, उसके बाद 5 मिनट्स आपको स्टार्ट। अपने जो कॉन्फिडेंस उसको कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वही एक ऐसा हाँ यस इंजन सर है सर जो बस आपको जिंदा 2-3 रखेगा मिनट का आपके ही सेशन इस रहेगा बस। आइडिया के साथ में। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। इफ समवन रिजेक्ट योर आइडिया, देन रिजेक्ट हिम। आप उसके पास आइडिया को लेकर मत जाओ, क्योंकि वो जब आपके आइडिया को उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लायक नहीं है। दैट पर्सन, नॉट योर आइडिया, दैट पर्सन हु रिजेक्टेड योर आइडिया। Next question, how can institutional education foster an entrepreneur mindset among students? What role does academic play in supporting innovation and startup culture? आज के टाइम पे भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएट इंडियन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। एक अलग से उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है जिस पर वो काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन काउंसिल करके एक सेल उन्होंने बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए डिफरेंट मोड से कॉलेजेस में पहुंचते हैं, और वो इस इकोसिस्टम को एक्सेलरेट हेलो। करने के लिए
सर ये आप बड़े आप लेवल ही पे इसमें एफर्ट्स ऑर्गेनाइजर डालते को हैं। आपको बना देना, नाम आपके नाम से जुड़ेंगी ना? ठीक है, ठीक है सर, हम ऑर्गेनाइजर, ठीक है सर, हर्षित गुप्ता आ रहा है, हम ऑर्गेनाइजर। थैंक यू आकिफ। Purnesh, I think there is no more question. Okay, Riddhi, what strategies can a startup use to scale effectively in a competitive market? Yes, Riddhi, strategies के लिए आपको जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको विजिट करना है। वो आपके कॉलेजेस में ही होते हैं, और हेलो, कॉलेजेस के बाद आपकी हेलो। यूनिवर्सिटीज, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो हाँ, वो हर्षित गुप्ता को यूनिवर्सिटीज होस्ट हैं, बना कैरियर दो प्लीज। डेवलपमेंट सेंटर है, ये सारे हर्षित इंक्यूबेटर गुप्ता, सेंटर्स हैं जहाँ पर आपके आइडिया को मैंने आपको इंक्यूबेट भेजा, करने के हाँ। लिए हेल्प हाँ करते हैं। वही है। तो जो भी आपके पास वो आइडिया अपने है, आप वो अपने आप वो करेंगे, आइडिया आपको अगर उनको करना होगा अपने आप लेकर आना करेंगे। है। बाकी सारा काम आपके कॉलेज, आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स का है, जो आपके आइडिया को एक एंटरप्रेन्योर स्केल तक लेकर जा सकते हैं। यस यशिका, नाइस क्वेश्चन इज दिस। जो आइडिया आपका है, आइडिया आपके टारगेटेड ऑडियंस जो भी है आपकी डिसाइडेड, उस टारगेटेड ऑडियंस के बेस पर आप अपने आइडिया का वैलिडेशन कर पाएंगे कि जो जिस आइडिया को लेकर आप काम कर रहे हैं, वो उसकी आपके लिए वो मार्केट क्या है। उस मार्केट के बिहाफ पर ही आपका आइडिया की वैलिडिटी फिक्स होती है। यस आकिफ, Akif, I'll connect you later about the session. And yeah, Raghav. Yes, Raghav. Yes. It's the right question from Raghav Goel. Uh, a perfect question is this. राघव, ऐसा है कि हमें हमारे जो टीम हमको बनानी है, वो टीम हमारी ऐसी होनी चाहिए जिनका माइंडसेट लगभग लगभग हमारे जैसा हो, लगभग सेम माइंडसेट के लोग हों, तो वो आइडिया अच्छे से और बड़े स्पीड से आगे बढ़ता है। हाँ, कुछ हर्डल्स वाले भी हमारे टीममेट होते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा काम करते हैं कि जहाँ पर हमारा कोई लूप होल है, तो वो हमको सामने निकल के आता है। तो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, उन सबको आप एक्सेप्ट करो और उस टीम को लेकर उस आइडिया पे काम करो, जिससे कि कुछ आपके साथ में कुछ आपके बैरियर्स के रूप में काम करेंगे, कुछ आपको आगे मूव करने के फॉर्म में काम करेंगे। उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको रखना होगा अपनी टीम में, सो दैट द आइडिया कैन बी इफेक्टिव आइडिया। यस, थैंक यू। Yes, Purnesh, I think there is no more question. Yes, sir. Okay, thank you. Sir, I guess there is another question from Naman. The question says, as the recent startup trend suggests, the startup culture in India is becoming more service-centric, which results in very less employment generation and less contribution to GDP. India currently needs more product-centric startups as it's the only way for employment generation and for India to be a developed country. So isn't it a little far-fetched dream of our president to vision India as a developed country by 2047 without promoting product-centric startups? That's the question from Naman. Yes, Purnesh. Raman, it's a perfect question. हम जिस आइडिया को लेके काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट सेंट्रिक होगा, तभी वो आइडिया काम कर पाएगा। प्रोडक्ट सेंट्रिक एंड साथ साथ उसके ये कि जो डिमांड है कंज्यूमर की, हम कंज्यूमर की डिमांड को अगर ठीक से समझ पा रहे हैं और उसको हम मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो वो आपका आइडिया 110% काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने उबर, ओला, रैपिडो, ये सारे एप्लीकेशंस के नाम सुने? पहले हम क्या करते थे? पहले अगर हमको कहीं जाना होता है, तो हम सुबह-सुबह उठ के उस टैक्सी स्टैंड पे जाते थे, जहाँ से हम टैक्सी लेते थे।
और टैक्सी लेते थे, उससे बार्गेनिंग करते थे, फिर वो कहता था कि हाँ जी ठीक है मैं चला जाऊंगा, फिर वो कहता था नहीं जी इतने किलोमीटर का दिया था आपने, इतना किलोमीटर हो गया, ये कैसे हो गया। तो वो जो इसके बीच की जो कड़ी थी ना, वो कंज्यूमर की नीड थी। उस कंज्यूमर की नीड को समझा और उस पर काम किया, तब ये ओला, उबर, रैपिडो ये वाला कंसेप्ट निकल के आया कि हाँ जी आप एक एप्लीकेशन के थ्रू ही आप जहां भी जो भी आपको सर्विस चाहिए, कैब सर्विस, टैक्सी सर्विस, वो आपको आपके फोन पे मिलेगी। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, एनी टाइम। तो ऐसे अगर आइडिया है तो आपके आइडिया कंज्यूमर नीड्स बेस्ड है आपके आइडिया, तो आई एम डैम श्योर वो आपका आइडिया पक्का काम करेगा। प्रोडक्ट सेंट्रिक की बात छोड़ दो, प्रोडक्ट सेंट्रिक मैं नहीं कहता प्रोडक्ट सेंट्रिक होना चाहिए, वो होना चाहिए कंज्यूमर नीड्स बेस्ड। जो कंज्यूमर की बेसिक, जो कंज्यूमर की नीड है, उस नीड पर अगर आप काम करोगे, उस प्रॉब्लम पे अगर आप काम करोगे, आप सॉल्यूशन पे कभी मत जाओ, आप प्रॉब्लम पे जाओ कि प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअली, काम आएगा। क्या हुआ, मैम का सेशन थोड़ा लेट हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ रहा हूँ। जब पीएम मोदी जी ने एक अनाउंस किया कि डिजिटल इंडिया हम करने जा रहे हैं, ओके, तो डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम डिजिटल सोच तो रहे हैं लेकिन करेंगे कैसे, तो उस पर काम हुआ। उन्होंने कहा जो फोन है ना, फोन में ही बैंक आ जाएगी आपके, आप फोन से ही पैसा ट्रांसफर कर सकोगे, फोन से ही पैसा ले सकोगे, फोन से स्टेटमेंट देख सकोगे, और फोन से ही किसी को ऐड कर सकोगे, फोन से ही आप चेक बुक इश्यू कर दोगे, एटीएम इश्यू कर दोगे, वो सारे काम फोन से करोगे, आपके फोन में बैंक आ गई। तो ये नीड थी, इस नीड को समझा और इस पे काम किया, और आज आइडियाज काम कर रहे हैं। पेटीएम करके आया, यूपीआई आया, भीम यूपीआई आया। आईआईटी के स्टूडेंट्स को सरकार ने प्रोजेक्ट दिया कि आप ऐसा कोई आइडिया ला कर दो जिससे कि हम ये कर सकें कि ये हम जो डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं उसको कैसे हम आगे कर पाएंगे। तो आईआईटी के स्टूडेंट्स ने वो करके दिखाया। तो ऐसे कंज्यूमर नीड्स आइडिया होने चाहिए जो हमेशा आपको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। That was truly insightful. On behalf of everyone here, I extend my heartfelt gratitude to Jay sir for his valuable time and wisdom. Thank you, sir. Now, moving forward, it is our it is our pleasure to introduce our next distinguished speaker, Dr. Shweta Chaudhary. Shweta ma'am is a renowned entrepreneur, academician, and mentor. As the founder and director of Innover, a startup accelerator in Jaipur, she has played a key role in supporting women entrepreneurs in Tier 2 and 3 cities. She has also contributed extensively to government startup initiatives and industrial associations. She brings diverse experience to her entrepreneurial endeavors, drawing from her family's business legacy. As an accomplished researcher with patents and publications, she guides PhD scholars and startups while promoting effective teaching in higher education through Code Edu services. MAM is committed towards connecting with organizations, fostering entrepreneurship, innovation, and inclusivity for a sustainable future. Without further ado, we invite Shweta ma'am to take the virtual stage. Ma'am, the platform is all yours now. Thank you, Purnesh and Mudit, for organizing this kind of an event, which actually gives us a chance to keep speaking to the younger generation. Because being a part of the entrepreneurial ecosystem, what is important is to know what is tomorrow. Because this tomorrow is going to be a marketplace. This tomorrow is going to be the real founders. This tomorrow, which you people comprise of, is going to be the way the society is going to think after 5 years or 10 years and behave for another 50 years to come. So it's a privilege for us to get to know how and what you people think. So thank you for the small introduction. I'm here to help you to understand startups as an asset class. I'll just begin with two statements to say. One, that a startup is an asset class, then how do you make it an asset? What is an asset? And second, if it is an asset class, then what is the benefit that you get by becoming a part of this asset class?
The first aspect of it talks about startup as an asset class. What we call an asset class is that why people should be proud of being a part of it. What is so special? In economics, I'm sure that most of you must have heard about the theory of cost, price, demand, and supply. And from where does value as a word come into this chain? The value is something which is beyond its cost and price, and it is technically something that is very subjective to people and persons, but at the same time is able to produce more outcome than its real revenue or its price or cost. For example, if you're doing something, and if you're buying or selling some product which costs you 5 rupees, but if that pen or if that product has more value for someone, it can even go out for 10 rupees, 20 rupees, or it could be sold in less for 2 rupees, 3 rupees if it is not working or some kind of value has gone down. This is a very basic principle of economics which most of us have learned for a very long time. So asset comes out of this value. That what is the value of the product, and if it is highly valued, then it becomes a highly valued asset. In our country, or for that matter, for human beings, for a very long time, assets were lands, houses,